अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है माइटोकॉन्ड्रिया। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में स्टडी किया। अलावा उसके जो सारी ऑर्गेनेल्स हैं कलेक्टिव मिलकर बॉडी में क्या क्या फंक्शनिंग परफॉर्म करती हैं, हमने वो स्टडी किया। अब नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली इस वजह से है क्योंकि इसका जो मेन फंक्शनिंग है वो एटीपी की प्रोडक्शन है। जो जब हम ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़े थे मैंने तभी बताया था कि ऑर्गेनेल्स जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एटीपी की प्रोडक्शन में रोल प्ले करती है। तो हम इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की अगर लिटरल मीनिंग की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया ये ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड हैं, माइटोस और कॉन्ड्रियोन। इनसे डिराइव हुआ है। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड। थ्रेड का क्या मतलब? धागेदार, धागे की तरह। और कॉन्ड्रियोन क्या मतलब होता है? टीनी ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है? दानेदार। तो क्या होता है? धागे, दाने नुमा या धागेदार चीज़ें। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑर्गेनेलीज हैं जो कि दिखने में दानेदार और धागे की तरह की महसूस होती हैं। इसी वजह से इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया गया। उसके बाद डिस्कवरी, अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था एल्बर्ट वॉन कोलिकर ने ना 1857 में। 1857 में ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने ऑब्जर्व किया था कि एक सेल के अंदर कुछ जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट हैं, वो उनका इसमें फंक्शनिंग क्या है सेल के अंदर, और अलावा उसके उनका उसका मतलब उसके आगे नेम सजेस्ट करना, सारी उससे रिलेटेड जो स्टार्टिंग में उससे रिलेटेड जो चीज़ें ऑब्जर्व की गई वो सबसे पहले एल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने की थी 1857 में। उससे नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड, इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन। हम इसके अंदर देख सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर के अंदर इसके अंदर एक लेयर है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी लेयर है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये वाली, ये सारी, ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के कवर किया हुआ है जिसने, ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले क्या बात होगी कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो कि साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल कॉम्प्लेक्स सेल होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। ये वेल डेवलप्ड होता है, इसमें ऑर्गेनेलीज होती हैं, ज़्यादा ऑर्गेनेलीज होती हैं एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। और जो यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का जो डिफरेंस है, ये हमने प्रीवियस न्यूक्लियस के बारे में स्टडी किया तो उसके अंदर भी मैंने बताया। अगर आप इसका डिफरेंस जानना चाहते हैं तो आप न्यूक्लियस वाली जो वीडियो है, इससे पिछली जो वीडियो मैंने पोस्ट की थी उसके अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उधर से देख सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में बेसिकली पाई जाती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल प्रोड्यूसिंग मोस्ट ऑफ दी सेल्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एटीपी क्या होता है? एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब ये एडिनोसिन की शुगर होती है और उसके साथ 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगे हुए होते हैं, और ये कलेक्टिव मिलके क्या है? एक एनर्जी यूनिट बन जाता है जो कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है उसकी सेलुलर फंक्शनिंग में। ठीक है, और इसी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि सारे जो सेल होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो एटीपी की प्रोडक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा होता है, तो इसी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है क्योंकि सारे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है उसकी फंक्शनिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि इसको कवर करती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को आउटर इन्वायरमेंट में से। ठीक है, और अलावा इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि ये इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है अंदर के मटेरियल को। उसके अलावा ये इसको रखते हैं आउटर इन्वायरमेंट को आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट रखती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सेफ्टी प्रोवाइड करती है, और अलावा इसके जो सेल है, जो पूरी ऑर्गेनेली है, उसको उसकी स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद जो आउटर मेम्ब्रेन से इनर साइड पे बिल्कुल होती है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन कौन सी होती है? ये वाली। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन के साथ, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान इनर मेम्ब्रेनल स्पेस होती है। इसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये सारा जो ग्रैनुलर सा स्ट्रक्चर है ये सारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। और इसके बाद इसमें जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज हैं वो राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स का क्या काम होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन बेसिकली अमाइनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। ठीक है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। ठीक है, और वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं वो कितनी सारी कंबाइन होती हैं और आगे जाके एटीपी की प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
तो इसलिए इसमें राइबोसोम्स की मिकदार भी ज़्यादा होती है। फिर अलावा इसके हमारे पास है ये डीएनए के थ्रेड्स भी इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर थ्रेड्स या ग्रैनुलर फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो जिसके क्रोमोसोम की फॉर्म में इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है, वो भी कब, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। उसके बाद इसके अंदर आ जाते हैं F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल्स का एक स्पेसिफिक रोल है। नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर में हम F1 पार्टिकल्स जो होते हैं इनका स्पेसिफिक एक रोल होता है जिसको हम आगे ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको हम नेक्स्ट पे छोड़ते हैं। उसके बाद है क्रिस्टाई क्या होती है, हमने ये इसमें जब हम ऑर्गेनेलिस का जो ब्रीफ सा शुरू में स्टार्ट में हमने डिस्कशन की थी, उसमें हमने पढ़ा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं या गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इसमें जो है ना, इसमें इस टाइप का जो ना स्ट्रक्चर सा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो अपरेटस इसके अंदर का जो होता है ना, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर में स्टैकेंड होता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टाई बोलते हैं, जिसके अंदर सारा स्ट्रक्चर जो है वो एम्बेडेड होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टाई। तो इसके स्ट्रक्चर में बेसिकली हमने आउटर मेम्ब्रेन पढ़ी, इनर मेम्ब्रेनल स्पेसिस पढ़ी, फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स था, डीएनए के थ्रेड्स थे, F1 पार्टिकल्स थे, और अलावा इसके क्रिस्टाई थे। नेक्स्ट है F1 पार्टिकल्स। अब F1 पार्टिकल्स को F1 पोर्शंस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एटीपी की सिंथेसिस होती है। आल्सो नोन एज F1 पोर्शन ऑफ एटीपी सिंथेज आर क्रूशियल फॉर एटीपी सिंथेसिस। मतलब एटीपी सिंथेज का ये एक पोर्शन होता है जिनको F1 पार्टिकल्स बोलते हैं या F1 पोर्शन बोलते हैं, जहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस हो रही होती है। ये प्रेजेंट किसके अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के। हमने पीछे भी पढ़ के आए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वो जो सारा अंदर एक मटीरियल होता है जिसके अंदर सारा कुछ एम्बेडेड होता है, ठीक है, ये उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये इसका काम क्या होता है कि ये कन्वर्ट करते हैं जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है और एडीपी क्या होता है, एडीपी से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जिसके अंदर एक एडिनोसिन और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच होते हैं, ठीक है। उसके साथ ये एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलाता है और उसको कन्वर्ट कर देता है एटीपी में, जो कि बेसिकली यूनिट है एनर्जी का, ठीक है। तो इसका बेसिक काम ये होता है F1 पार्टिकल्स का कि इन्होंने एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी के मॉलिक्यूल को कंबाइन करना है और उसको एटीपी में कन्वर्ट कर देना है। जिस तरह आप यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पूरा जो एक पार्टिकल है ये है F1 पार्टिकल, ठीक है। और अब इसका काम क्या होता है कि यहाँ पे इसने ये जो H पॉजिटिव है, ये क्या है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो है ना फ्लोट कर रहे होते हैं। ये कह सकते हैं हम कि वो फ्लोट आयंस जो हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्योंकि और भी बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ इसके अंदर होनी होती हैं। तो फिर क्या है कि ये F1 पार्टिकल है, ये ऊपर वाली साइड पे आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, और ये है इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की। इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होते हैं ये F1 पार्टिकल्स। इसके अंदर होता क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होते हैं, उनके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन होता है और ये होता है एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज का काम क्या होता है कि इसने किसी भी तरह सेल के अंदर से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करना है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट या एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ, और उसको कन्वर्ट करके एटीपी बनाना है, जिसका नाम ही एटीपी सिंथेज है। उसका काम क्या है, एटीपी की सिंथेसिस करना, ठीक है। तो उसने कन्वर्ट कर देना है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एटीपी में। तो अब F1 पार्टिकल्स का आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि F1 पार्टिकल्स का बेसिकली काम क्या होता है। ये सेपरेट भी आ सकता है क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, कि F1 पार्टिकल्स का क्या रोल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो हम सिंपल सा लिखेंगे कि इसको F1 पोर्शन भी कहा जाता है एटीपी सिंथेज का, और ये क्रूशियल होता है एटीपी सिंथेसिस के लिए, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी को कन्वर्ट करने में, एटीपी करने में, और साथ इसकी ये छोटी सी इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट अगर ये डायग्राम भी ड्रॉ कर दें तो ये एक्सेप्शनल होगी, आपको ज़्यादा मार्क्स गेन करने में हेल्प मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसकी क्वांटिटी कितनी होती है एक सेल के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम स्टार्ट से ये तो बात कर ही जा रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो सा होता है, इसकी जो क्वांटिटी होती है, इसकी जो काम होता है, इसका काम होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब एनर्जी प्रोड्यूस, हर सेल को तो एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो अब माइटोकॉन्ड्रिया की कितनी क्वांटिटी होगी जो कि एक सेल को चाहिए होगी, ठीक है।
उसके बाद अब जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज पर सेल डिपेंडिंग ऑन सेल टाइप एंड इट्स एनर्जी डिमांड। अब जो एक नंबर जो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर हैं वो डिपेंड करते हैं, वो वेरी का मतलब क्या होता है, वो चेंज होते हैं पर सेल डिपेंडिंग ऑन सेल टाइप। मतलब एक सेल के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का सेल है या उस सेल के अंदर कितनी एनर्जी की डिमांड है। जिस तरह मतलब कि एक सेल है जिसने ज़्यादा फंक्शनिंग परफॉर्म करनी है, दूसरा सेल है जो स्टेगनेंट है, उसको ज़्यादा उसके अंदर डिवीजन नहीं होनी, उसको ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करनी पड़ेगी, उसने ज़्यादा काम नहीं करना, ठीक है, उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी उसी हिसाब से होंगे। अब इसकी छोटी सी एग्जाम्पल है लिवर सेल। हमारी बॉडी के अंदर जो लिवर सेल्स हैं उन्होंने डिवाइड तो नहीं होना, वो एक दफ़ा जो ग्रोथ होके जितना उनका साइज हो गया, अब उन्होंने फंक्शनिंग ज़रूर करनी है लेकिन उन्होंने डिवाइड नहीं होना, तो उनको माइटोकॉन्ड्रिया जो से 1000 से 2000 की रेंज के अंदर रिक्वायर्ड होंगे। जो हार्ट मसल है, हार्ट मसल्स ने सबसे ज़्यादा काम करना होता है, ठीक है, हार्ट मसल्स ने, ब्रेन के मसल्स ने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब लिम्फेटिक सिस्टम ने ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करना होता है। तो फिर जो इसमें जो हार्ट की मसल्स होंगी उनको 5000 या उससे भी ज़्यादा तक माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होंगे क्योंकि उसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अब इसके अलावा इसके कंपैरिजन में अगर हम ह्यूमन oocytes देखें, oocytes कौन से होती है, सेक्सुअल डिवीजन में जो रोल प्ले करते हैं जो सेल्स, ठीक है। अब जो ह्यूमन oocytes को सबसे ज़्यादा फंक्शनिंग परफॉर्म करनी पड़ती है क्योंकि उन्होंने आगे एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना है, तो उन्हें सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए 1 लाख से 6 लाख तक के जो माइटोकॉन्ड्रिया उनकी ज़रूरत होगी। तो इस तरह जो हर सेल है उसको कितनी एनर्जी चाहिए है अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए, उसके अंदर उतने ही माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। जितना काम कम होगा उतने माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे, जितना काम ज़्यादा होगा उतने ही माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, जितना काम क्रूशियल होगा उतने ही माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। इंशाल्लाह इससे हम नेक्स्ट भी स्टडी कर नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। और इन ऑर्गेनेलिस से हट के भी अगर आप कोई भी टॉपिक किसी भी किस्म के टॉपिक, बॉटनी से रिलेटेड, जोलॉजी से रिलेटेड या बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड या बायो इन्फॉर्मेटिक्स, किसी भी बायो की ब्रांच से रिलेटेड आप कोई भी टॉपिक जो है वो समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप ज़रूर कमेंट में बताएं, मैं लाजमी उसे डिस्कस करूँगी।